नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम रीजनिंग एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी की रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए हुए करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट पहला है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्वेश्चनों को अवश्य लगा करके जाएं। ये एक एक कॉन्सेप्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलते हैं। रीजनिंग पेपर आज सेट फर्स्ट है, मैथ एंड रीजनिंग के सेट 2 ऐसे चलते रहेंगे, 3, 4, 5। पहला प्रश्न एक सीटिंग अरेंजमेंट का। अभी वर्तमान में जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आरआरबी के, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, लोको पायलट, उन एग्ज़ामों में रीजनिंग के अंदर ऐसे ही प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इनको मैं लगाने का तरीका बताऊंगा आपको, आप नोट करना। ठीक है जी। 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लिया। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। यहाँ तक सवाल था। अब आगे क्वेश्चन की कंडीशन है। पहली कंडीशन नोट करते चलेंगे। सी ने डी से अधिक, जो सी है इसने डी से अधिक किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। किंतु बी से कम, ये कंडीशन फर्स्ट आ गई। अंत में सबको ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं। ई ने ए से कम, ई ने ए से कम, ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। कंडीशन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं जी। बी ने ए से अधिक, बी ने ए से अधिक किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किए हैं। किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे चलते हैं जी। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं। जो सी है इसने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे चलो। किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं? अब देखिए जी, इनको जोड़ करते हैं। ए जुड़ रहा है। ए ने प्राप्त किए हैं, ये लो जी, ई से अधिक ए ने, सी से अधिक ई से। आगे चलते हैं। अब इधर इसको देखो। ए से अधिक प्राप्त किए हैं बी ने, बी से अधिक प्राप्त किए हैं सी ने। ए से अधिक प्राप्त किए हैं बी ने, बी से अधिक प्राप्त किए हैं। अब इस कंडीशन को देखो। बी से कम सी है और सी से कम डी, तो बी से कम सी और सी से कम डी, ये बन के आ गया। सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? सर्वाधिक अंक एफ ने प्राप्त किए हैं। सर्वाधिक अंक एफ, ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इनइक्वलिटी का सवाल है, बहुत ट्रेड में है, ट्रेंडिंग में आता ही आता है। इसके लिए देखो, पहले कॉन्सेप्ट देखिए जी। पहले आपको इसके लिए ये चीज़ समझना अवश्य है कि जब भी ये 3 साइन इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, तीनों साइन एक साथ देखने को कहीं पर भी मिल जाएं, तो सबसे पहले चलेगी इसकी, फिर इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी। ठीक है जी। इसी प्रकार यदि इसको ऐसे समझें, अगर तीनों साइन इस प्रकार देखने को मिल जाएं एक साथ, वही सबसे पहले इसकी चलेगी, फिर इसकी और फिर इसकी। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिर इसकी चलेगी इसके बाद में। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब इस सवाल में देखो, ये एक कथन दिया हुआ है, इसी को अपने को सत्य मानते हुए ये 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। इनमें से सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला निष्कर्ष है क्या? क्यों बड़ा और बराबर है टी के। तो इधर देखो जी, क्यों से टी की ओर चलते हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट को समझो। क्यों से टी की ओर चलते हैं तो अपने को लग रहा है कि क्यों दे रखा है
क्यू से बड़ा आर है और इससे बड़ा एस, ये लो जी। अब इधर देखो, अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि जब ये चिन्ह और ये चिन्ह साइन तीनों एक साथ चल जाए तो किसकी चलेगी, इसकी। तो यानी कि यहाँ पे क्यू बड़ा है टी से आंसर आएगा, और जबकि क्या दिया है क्यू बड़ा और बराबर टी, इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। अगला देखो जी, टी यूं से बड़ा है क्या, टी बड़ा है क्या यूं से, तो टी से यूं तक की ओर चलो, टी से यूं तक, तो टी वैसे ये तो वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है तो टी से बड़ा तो यूं है, टी थोड़ी ना बड़ा है, तो ये गलत। अगला चेक करो, क्यों बड़ा और बराबर यूं के, तो देखो क्यों से और अपन यूं तक चलते हैं, क्यों से यूं तक चलते हैं तो बीच में ये चिन्ह आया नहीं आया, बिल्कुल, तो ये आंसर होता, इस प्रकार होता तो एकदम सही। इसका मतलब ये कथन भी एस, अब देखो एस बड़ा है टी से और एस से बड़ा और बराबर यूं, आपको बता रखा था कि अब देखो इसमें सबसे बड़ा चिन्ह ये गायब है तो इसकी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, इसकी। तो यानी कि एस बड़ा और बराबर यूं, ये एकदम सत्य कथन है। तो फोर्थ वाला एकदम सत्य, ऑप्शन नीचे देखो, पहला दूसरा फोर्थ ऑप्शन एकदम सत्य। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं और वही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन, ये एक डिस्टेंस और डायरेक्शन का टेस्ट है। अभी बहुत दिखने में ही बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप टू स्टेप चलना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा। देखो, विनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर, कोई भी मानो जो ये बिंदु ए है, पूर्व की ओर चलती है, ये पूर्व चला गया, कितनी ओर चलती है, 8 किलोमीटर। देखो जी, मैं मानता हूँ कि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे इस प्रकार ये डायरेक्शन होती है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब देखो, थोड़ा सा पता होना चाहिए इनका राइट और लेफ्ट। राइट और पूर्व की ओर चलता है तो राइट नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर। ठीक है जी, ये बस इसको पकड़ लो और अपने आप काम हो जाएगा। अब राइट यहाँ पे, लेफ्ट इधर, राइट यहाँ पे, लेफ्ट इधर, राइट यहाँ पे, लेफ्ट इधर, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पहुँच गया वो। आगे चलते हैं, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं नीचे की तरफ, और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये लो जी, 9 किलोमीटर चल गया। फिर बाएं मुड़, दक्षिण में चलता है तो बाएं इस साइड में मुड़ता है, ये लो जी, बाएं मुड़ गया, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे चलो जी, फिर बाएं मुड़ता है, जब पूर्व की ओर चलता है तो बाएं ऊपर चलता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब तुम एक बात बताओ, नीचे आया तो 9 किलोमीटर आया था, तो इससे ऊपर ही जाएगा 17 किलोमीटर। ये लो जी, अब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए तुरंत सिर्फ 1 सेकंड लगेगी, इसको डॉट डॉट बना लिया करो इस प्रकार। अभी पता लगेगा कि आपको दूरियों का पता लगता रहेगा। आगे चलते हैं जी, अंततः वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो जब उत्तर की साइड में चलता है तो बायां होता है उसका पश्चिम की तरफ, और यहाँ से जब चल के आता है तो ये चल के आ गया, और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। कितना चलता है, 20 किलोमीटर। अब देखो जी, इस लाइन को भी कहीं ना कहीं क्रॉस किया तो ऐसे बना लिया करो। अब सारी चीज़ें निकल गई, और अंत में जाके कहाँ पे पहुँच जाता है, बिंदु बी पर। तो ये बिंदु बी पर पहुँच गया। तो सवाल में पूछ रहा है कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने में किस दिशा में और कितनी दूरी चलेगा। देखो, अब इन डॉट डॉट लाइनों का फ़ायदा हो गया, ये दर्शा रहा है कि ये डॉट डॉट लाइन जब इसके नीचे 9 किलोमीटर है तो यहाँ तक भी कितना रह गया, 9 किलोमीटर, और ये ऊपर का कितना रह गया, 8 किलोमीटर। और अपने को यहाँ से इसके ऊपर की ही दूरी चाहिए थी, तो ये कितनी आ गई, 8 किलोमीटर।
तो ये आंसर आ गया। बी से ए तक पहुंचने के लिए उसको 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा और दक्षिण की ओर, कितनी दक्षिण की ओर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। ये एक नंबर सीरीज का सवाल है, इसको बहुत अच्छे से करना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पॉज करके लगाओ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो जी, इसमें हो क्या रहा है अभी अपन बताते हैं कि 87 से 87 से जब 88 पहुंच रहा है तो देखो +1 किया है। क्या किया है जी? +1। और इसी प्रकार जब 88 से 80 पे गया तो -8 किया है। जब 80 से 170 पे गया तो +27 किया है। और जब 170 से 43 पर आया तो आपको दिख रहा होगा -64 किया है, -64। अब इतना तो पता लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड होके आएगा, लेकिन क्या ऐड होके आएगा तो वो आपको ये छोटे छोटे नंबर याद होंगे जब आप कंपटीशन में हो। तो देखो, 1 को देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से लग रहा होगा, 8 को देख के भी लग रहा होगा, 27 को देख के लग रहा होगा, 64 को देख के लग रहा होगा। अब यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1। इसी प्रकार 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब यानी कि घन कितना होता है? 64। यहाँ तक हो लिया तो किसकी बारी है अब? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यानी कि जब 125 ऐड करेंगे इसमें, तो जब 43 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 5 और 3 8, 4 और 2 6, 1, तो 168। तो प्रश्नवाचन की जगह क्या आ जाएगा? 168। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बार बार परीक्षा में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आता ही आता है। आपको देखो, जब तक सवाल को पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक कितनी तैयारी करिए आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर उसका सॉल्यूशन देखिए कि हमने सही किया है या गलत। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो जी, नीचे 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं। नीचे 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें दूसरा अक्षर एक निश्चित आधार से पहले अक्षर से संबंधित है। आप सीधा सीधा ये समझो कि देखो जी, CPG का जो संबंध है वो है PGC। इसी प्रकार TJM का जो संबंध है वो है JMT से। तो कह रहा है कि जो इनमें जो संबंध है वो इस उन ऑप्शनों में कौन से में संबंध है। देखिए जी, बिल्कुल एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो इधर जो लेटर हैं वो ही लेटर इधर हैं। ठीक है जी। कर क्या रहा है कि बीच वाले को पहले लिख रहा है, बाद वाले को बीच में और पहले वाले को सबसे अंत में। तो सबसे पहले कंडीशन ये पकड़ में आ गई कि पहले वाला होना चाहिए अंत में। देख लो जी, पहले वाला होना चाहिए अंत में, बीच वाला होना चाहिए फर्स्ट पे। तो ऑप्शनों में चेक करो, इसमें पहले वाला अंत में, यूं का यूं एकदम सही। अब देखो, इसमें पहले वाला अंत में, लेकिन ये तो यूं है, ये भी है, लेटर तो अलग है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें देखो जी, यूं अंत में आना चाहिए लेकिन के अंत में, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब अपने पास ऑप्शन 1 और 4 बच गया, तो वो डिसाइड कर देगा। बीच वाला फर्स्ट पे आना चाहिए, तो बीच वाला इसमें कहाँ पे है? फर्स्ट पे। इसमें बीच वाला क्या है? बीच में, यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ करने के तरीके हैं, ऑप्शनों को एलिमिनेट करने के तरीके हैं। आपको सारों को चेक करने बैठोगे तो बहुत समय लगता है, तो कोई एक यूनिक ट्रिक पकड़ो, उसके माध्यम से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। आपने पकड़ा कि सी जो सबसे पहला लेटर है वो सबसे अंत में जा रहा है, तो हमने इसी से चेक किया ऑप्शनों को, जिसके अंदर 2 ऑप्शन अपने कैंसिल आउट हो गए थे, बच गए 2 ऑप्शन जिनमें पहला लेटर अंत में जा रहा था।
फिर हमने बीच का पकड़ा, बीच पे पहले पे आ रहा था तो इसने देखा कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो बीच को बीच में ही रख दिया, तो ऑप्शन फोर्थ भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए। बहुत ही अच्छा पर्सन सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ध्यान से लगाना है, एकदम आसान तरीके से लगाना है। इस सवाल के लिए एक बार मैं आपको एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो जी, कोई भी चीज़ में अगर आपको कंफ्यूज होती है तो छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रखा करो। जब भी कोई व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं और यदि उनका मुख उत्तर की तरफ है, यदि उनका मुख उत्तर की तरफ है तो उसका राइट इधर बनता है, उसका लेफ्ट ये बनता है। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, अगर भूल दिमाग से निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल बनाते समय इस प्रकार एक लाइन खींच लिया करो, ऊपर इधर एक कॉर्नर में राइट लिख लिया करो, इधर एक कॉर्नर में लेफ्ट लिख लिया करो, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि राइट इधर चलना है, लेफ्ट इधर चलना है। क्योंकि एग्ज़ाम का दबाव ऐसी ही चीज़ है जो बहुत कुछ बुला देता है। अब इस सवाल को देखना करते हैं जी। 7 व्यक्ति हैं, ई, एफ, जी, एच, आई और जे के। उत्तर के मुख, अब इसके अंदर 7 सीटिंग बना दीजिए जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। सभी का मुख उत्तर की ओर है। आगे पढ़ो जी। एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, कंडीशन नोट करते चलना। ई और आई के बीच देखो शब्द आया केवल, केवल का मतलब फिक्स कंडीशन, 3 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो कंडीशन नंबर पहले नोट करिए हमने साइड में कि ई और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं जी, 3। ये 3 जगह बना दी कि जहाँ जहाँ ई और आई जाएंगे बीच में कितने व्यक्ति लेके चलेंगे, 3। आगे चलते हैं जी, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं, ई और आई कहीं पे भी बैठ सकते हैं। आगे चलो जी। जे के दाईं ओर केवल, अब देखो जी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे के दाईं ओर केवल और केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो ये एक फिक्स कंडीशन है, क्योंकि जे जहाँ बैठेगा उसके दाईं ओर इधर ही तो बनता है, दाईं ओर, तो 2 ही व्यक्ति बैठने चाहिए। तो अपने पास ये जगह फिक्स हो गई, जे यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाईं ओर यहाँ जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ जाएगा। आगे चलते हैं। ई है जो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे यहाँ पे तो बायां इधर चलते हैं, तीसरे स्थान पर 1, 2, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जी, ई। ये कह रहा जे के, ई है जो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे चलते हैं जी। एच ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एच जहाँ भी होगा उसके एक बगल में ई होगा और एक बगल में जे होगा। अब देखो जी ई यहाँ आ गया तो अपने पास कन्फर्म है जी, एच को यहाँ ही बैठाना पड़ेगा। अगर एच को यहाँ बैठाते हैं तो फिर इधर जी को नहीं बैठा सकते, क्योंकि इधर कोई और सीट उपलब्ध नहीं है। तो एच को यहीं बैठाना पड़ेगा। और फिर ये भी पता लग गया कि एक बगल में ई होना चाहिए, एक बगल में जी होना चाहिए, तो ये सीट किसकी बन गई जी, जी की। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। एक एक कंडीशन को नोट करते चलो, सवाल अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। के ई के बगल में नहीं बैठा, के ई के बगल में नहीं बैठा। अब एक कंडीशन हमने ये भी थी कि के है जो ई के बगल में, यानी कि के यहाँ नहीं आ सकता, के यहाँ नहीं आ सकता। के की कंडीशन या तो यहाँ पे आएगी या यहाँ पे। लेकिन अभी हमने एक कंडीशन छोड़ रखी थी कि ई और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं जी, 3। तो ई 1, 2, 3, तो यहाँ कौन आ गया, आई। 3 व्यक्ति बैठ गए। अब ई के बगल में के आएगा नहीं, तो के इधर नहीं आएगा, तो के कहाँ आएगा, यहाँ पे। एक व्यक्ति की जगह बच गई, वो देख लेना, एफ का बच गया तो एफ यहाँ जाएगा। बस सवाल ये पूछ रहा था कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। तो 3 इधर, जब 7 व्यक्ति हैं तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो। पंक्ति के एकदम मध्य में कौन बैठा था,
जी। पंक्ति के एकदम मध्य में कौन बैठा है जी? जी। अच्छा सवाल है। रेलवे की आरआरसी परीक्षा 2019 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तो अब एनटीपीसी देने जा रहे हो, अच्छा लेवल आएगा भाई, इसलिए तो ग्रेजुएट और 12th लेवल पे अलग अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखो शब्द दे रखा है जी प्लेट, PLATE, प्लेट, और कह रहा है कि इसको आगे और पीछे यानी कि P के इधर भी गिनना है और P के इधर भी। इस प्रकार T है तो T के आगे भी चलना है और T के पीछे भी। ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। ठीक है जी, आगे देखो जी। अब इन सवालों का करने का एक ही तरीका होगा, इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। सबसे आसान तरीका यही होता है। अब P जो आता है 16 नंबर पे, L आता है जी 12 नंबर पे, A आता है 1 पे, T आता है जी 20 पे, E आता है जी 5 पे। ये अब कुछ नहीं, इनको पकड़ तो गिनती, और गिनती जहाँ मिल जाए वही आंसर। तो 16 के बाद में 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, यानी कि P के बीच में कोई लेटर नहीं है जो जितने ही अंग्रेजी वर्णमाला में। इधर तो P की कोई है नहीं, छोड़ो जी। 12 को पकड़ो, 12 के बाद में इधर चलेंगे तो 13, जबकि है 16, 13, 14, 15 कोई नहीं, छोड़ो जी। 2, 3 कोई नहीं है जी, 2, 3 इससे भी नहीं है। 20, 21, 22, 23 कोई नहीं। 6, 7, 8, 9 क्या आंसर आया जी? 0। क्या आंसर आया जी? 0। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो जी, ये बार बार सवाल आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अवश्य करनी पड़ेगी। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं जी। चलते हैं जी। ये एक इमारत का प्रश्न है, इसको करने के तरीके देखना जी। HNPTWY एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। इमारत में ये व्यक्ति हैं जो इमारत की अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1, उससे ऊपर वाली 2, इस प्रकार चलती है। तो देखो जी, सबसे नीचे वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनमें ऐसे कर लिया करो। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ करने के, केवल 2 सेकंड लगेंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 6 मंजिल बना दी हमने। ऐसे सवालों में हमेशा 2 कंडीशन बना के चला करो। कितनी कंडीशन? 2। बिल्कुल आसान हो जाएगा, एक कंडीशन थोड़ी देर में फेल हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। अब सवाल की कंडीशन अंतिम क्रमांक कितना है जी? 6। अब पढ़ते हैं, देखो जी, पढ़ते जाओ। H मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। जो मंजिल क्रमांक 4 है इसके ऊपर एक मंजिल पर, तो कंफर्म है या तो 4 के ऊपर 2 ही मंजिल है, तो या तो H 5 नंबर पे रहेगा या H 6 नंबर पे रहेगा। आगे चलते हैं जी। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो देखो जी, H के बीच 3 व्यक्ति, इस पहली कंडीशन के हिसाब से 1, ऊपर तो जा नहीं सकते, मंजिल नहीं है तो नीचे आना पड़ेगा। 2, 3 व्यक्ति रहते हैं, तो N की बारी इसके हिसाब से यहाँ आएगी। आगे इसके देखते हैं, ऊपर जा नहीं सकते, 1, 2, 3, N की बारी यहाँ आएगी। आगे चलते हैं। 3 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ तक का काम पूरा। P N के ठीक ऊपर वाली, जहाँ N रहता है इसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? P। तो N यहाँ रहता है तो इसके हिसाब से P का पोजीशन ये बनेगा।
n यहाँ रहता है तो इसके हिसाब से p का पोजीशन ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी। p और t के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अब p यहाँ रहता है तो देखो नीचे 1 2 3 3 मंजिल बन नहीं पाएंगी। ऊपर देखते हैं 1 2 3 मंजिल ऊपर भी नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब ये कंडीशन बोलो फेल हो गई। p के हिसाब से देखते हैं 1 2 3 यानी कि t और p के बीच कितनी मंजिल हैं 3। आगे चलो। w t के नीचे किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। w है जो t के नीचे रहता है लेकिन कैसी मंजिल पर रहता है, विषम। तो नीचे 2 ही मंजिल खाली हैं, एक 4 नंबर की एक 3 नंबर की। तो विषम कौन सी है इनमें 3, तो w रहता है यहाँ पे जी मंजिल पर रहता है। अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा था, टाइपिंग करने वाले ने मिस कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, आपको बताते हैं सवाल क्या था। y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, सवाल ये है जी। अब एक ही जगह बच गई, यहाँ आ गया y, और सवाल ये है y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। तो y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, h आंसर आएगा 2। अच्छा सवाल है, एकदम प्री में इसी लेवल के सवाल आएंगे, कन्फर्म है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सुपर 10 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, तो भाई चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। देखो जी अगला सवाल, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो वही संबंध है जो इनमें दिखा। देखो सीधा सीधा ये है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 4 से बनता है 11, तो 11 सॉरी यहाँ पे 13 नहीं होगा 31 होगा, बहुत मिस्टेक करता है। 4 से बनता है 11, तो 11 से बनता है 31, 3 से 9, 9 से 25। ये जो इनमें जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक इन ऑप्शनों में लगना चाहिए। देखो जी लगाइए दिमाग, वीडियो को पॉज करके, यही पैटर्न है अब के एग्ज़ाम का। देखो जी मैंने सबसे पहले सोचा यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ और फिर इसमें यदि मैं 3 ऐड करता हूँ तो आता है जी 11। अब उन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। ये जो 11 आया, इस 11 का मल्टीप्लाई तो इस 3 से कर दिया और ऐड कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से 2, माइनस कर दिया 2। तो 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आता है, और 33 में से 2 जाता है तो जी 31 आता है। इसको चेक करते हैं नीचे वाले को, इसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से। जब 3 को जी 2 से गुणा करते हैं और प्लस 3 ऐड करते हैं तो जी आता है 9। अब ये 9 आया, इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 करते हैं तो 9 30 27 माइनस 2 तो कितना आया जी 25। बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गया है, तो इसमें बैठा के देखते हैं। अब इधर देखो जी, चलते हैं जी। पहले इस एक एक ऑप्शन से 2 को जी सबसे पहले 2 से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो जी आता है 4, और जब 4 में 2 ऐड करते हैं तो आना चाहिए जी 6, जबकि यहाँ पे आ रहा है 8। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला जी 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 ऐड करें तो 6 दूनी 12 प्लस 3 15, और जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 करें तो 15 3 45 माइनस 2 गया तो 43। मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप आगे भी कर सकते हो। 7 को जब 2 से गुणा करोगे तो 14 आएगा, और 14 में तो 17 आता है, ये ऑप्शन नहीं। 5 को जब 2 से गुणा करोगे तो 10 आता है, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13, यहाँ तक सही चल रहा है। अब 13 को 3 से गुणा करिए तो 13 3 39 माइनस 2 करोगे तो 37 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दे दिया 29। बिल्कुल आंसर नंबर 2 एकदम करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज का अंतिम सवाल सुपर 10 सवाल हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं बिल्कुल। अब क्या जो पैटर्न है कंपटीशन का रेलवे का, उसी के हिसाब से मैं सवाल लेके आया हूँ। ये एक श्रृंखला दे रखी है जिसके अंदर अक्षर भी उपलब्ध हैं, संख्या भी हैं और प्रतीक भी हैं। और इसमें है कि ये इसका श्रृंखला का बायां छोर है और इधर है जी दायां छोर। ठीक है जी, ये श्रृंखला है, एक तरह से कथन भी कह सकते हैं इसे। अब सवाल नीचे, यदि श्रृंखला में से, इस श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, इस श्रृंखला में से सभी संख्याएं होती हैं 1 2 3 0, ये सभी संख्याओं को यदि हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पर आएगा? बाएं ओर से। तो देखो संख्या को हटाना है, तो Z संख्या नहीं है तो 1 नंबर, ये प्रतीक है 2 3 4 5। अब संख्या को हटाना है तो 2 को हटाओ, 9 को हटाओ, 5 10वें पे जाना है तो 6, फिर संख्या आ गई हटाइए 7 8, फिर संख्याएं आ गई हटाइए 9 और 10 पे जाना था तो कितना आ गया जी L। तो यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 L। क्या आंसर आ गया जी L। तो ये सुपर 10 सवाल थे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी बच्चे NTPC, ALP, जूनियर इंजीनियर, या कोई ज़रूरी नहीं कि ये रेलवे नाम लिख दिया तो रेलवे के लिए ही है, प्रत्येक कंपटीशन के लिए क्लास उपलब्ध है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।